तो भारत ने ना अपने लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब लगभग नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य रखा है। चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ये है वो नंबर 35 ट्रिलियन डॉलर्स। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। और यही वो इकोनॉमी का साइज है जिसे भारत 2047 तक यानी अपनी आज़ादी के 100वें साल तक हासिल करना चाहता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल इकोनॉमी को चलाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, वो आखिर आएगी कहां से? और यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जो विकसित भारत का लक्ष्य है, इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए सबसे पहले इसके आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। अब ये लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा लगाइए। इसका मतलब है कि हर भारतीय की जो औसत आमदनी है उसे 8 गुना बढ़ाना होगा और पूरी की पूरी इकोनॉमी को लगभग 9 गुना बड़ा करना होगा। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए अगले 25 साल तक लगातार 7.6% की ग्रोथ रेट चाहिए। और इन सब के साथ एक और बहुत बड़ी चुनौती है, वो है 2070 तक नेट जीरो का टारगेट। मतलब जितना कार्बन हम हवा में छोड़ेंगे उतना ही हमें सोखना भी पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है इस सफर की सबसे बड़ी दुविधा। इसे ग्रेट एनर्जी डायलेमा भी कह सकते हैं। एक तरफ तो देश को तरक्की के लिए बेहिसाब ऊर्जा चाहिए और दूसरी तरफ कार्बन एमिशन भी कम करना है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। एक तरफ सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही ले लें तो 2050 तक यहां एनर्जी की डिमांड 7 गुना बढ़ जाने का अनुमान है। 7 गुना। और दूसरी तरफ भारत आज की तारीख में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है। तो ये तो सीधी सीधी टक्कर वाली बात होगी। तो फिर इसका हल क्या है? दिमाग में सबसे पहला जवाब आता है रिन्यूएबल एनर्जी, है ना? सोलर, विंड। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इनसे काम चल जाएगा? क्या ये अकेले काफी होंगी? और बस यहीं पर आकर ये पूरी सोच एक चुनौती बन जाती है कि क्या वाकई एक विकसित भारत को पूरी तरह से डीकार्बनाइज करने का काम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के भरोसे किया जा सकता है? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कुल क्षमता है वो काफी ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। सोलर, विंड, हाइड्रो, इन सबको मिलाकर हम एक बहुत बड़ी मात्रा में बिजली बना सकते हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भविष्य में जब हमारी एनर्जी की जरूरतें कई गुना बढ़ जाएंगी, तब क्या ये क्षमता उस मांग को पूरा कर पाएगी? अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं कि चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। जब हम कार्बन एमिशन की तुलना करते हैं तो कोयला तो खैर सबसे ऊपर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जरा न्यूक्लियर एनर्जी को देखिए। ये सोलर एनर्जी से भी कम कार्बन छोड़ती है और विंड एनर्जी के तो लगभग बराबर है। ये बात शायद बहुत से लोगों की आम धारणा के बिल्कुल उलट होगी। और इसका असर असल दुनिया में कैसा दिखता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फ्रांस। फ्रांस अपनी लगभग 68% बिजली न्यूक्लियर से बनाता है और नतीजा, उनका कार्बन एमिशन बहुत ही कम है। अब इसकी तुलना भारत से कीजिए। हमारे यहाँ सिर्फ 3% बिजली न्यूक्लियर से आती है और हमारा एमिशन फ्रांस के मुकाबले लगभग 9 गुना ज्यादा है। मतलब ये आंकड़े ही सारी कहानी बयां कर देते हैं। तो यहीं पर एक नई टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे इस पूरी समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान माना जा रहा है, और इसका नाम है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, या शॉर्ट में कहें तो एसएमआर। अब ये जो एसएमआर हैं, ये पुराने बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे नहीं होते। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे ये छोटे स्टैंडर्डाइज्ड रिएक्टर हैं, जिन्हें एक फैक्ट्री में बनाया जाता है और फिर साइट पर लाके बस असेंबल कर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कार फैक्ट्री में बनती है। और इसका सीधा फायदा क्या होता है? लागत भी कम होती है और बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। और शायद इसका सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी जोन में जबरदस्त कमी। देखिए, एक जो पारंपरिक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसके चारों तरफ 16 किलोमीटर तक का एक बड़ा इलाका खाली रखना पड़ता है, जिसे एक्सक्लूजन जोन कहते हैं। लेकिन एक एसएमआर को 1 किलोमीटर से भी कम की जगह चाहिए। अब भारत जैसे देश के लिए जहां जमीन की इतनी कमी है, ये तो एक गेम चेंजर है। अच्छा, अब जरा इसके डिजाइन को समझते हैं कि आखिर ये इसे इतना सुरक्षित और एफिशिएंट बनाता कैसे है। तो इसका जो सबसे बड़ा डिजाइन इनोवेशन है वो ये है कि इसके सारे जरूरी कंपोनेंट्स एक ही मजबूत कंटेनर के अंदर फिट कर दिए गए हैं, जिसे प्रेशर वेसल कहते हैं। पुराने डिजाइन्स में ये सारे हिस्से अलग अलग फैले हुए होते थे, जिससे सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। लेकिन एसएमआर में सब कुछ एक जगह कॉम्पैक्ट और सरल है, और जाहिर है जब डिजाइन सिंपल होता है तो गलती की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाती है। और इसी इंटीग्रेटेड डिजाइन की वजह से इसके फायदे भी कई हैं। एक तो लागत कम हो जाती है,
फैक्ट्री में बनने की वजह से क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाता है, सेफ्टी मार्जिन बढ़ जाता है, और जैसा हमने पहले देखा, कोई बड़ा इमरजेंसी प्लानिंग जोन भी नहीं चाहिए, तो इसे कहीं भी लगाना आसान हो जाता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी सेफ्टी फीचर है वो है पैसिव कूलिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए पूरी पावर सप्लाई फेल हो जाए, तब भी ये रिएक्टर बिना किसी इंसान की मदद के अपने आप ठंडा होता रहेगा। ये ग्रेविटी जैसी कुदरती ताकतों का इस्तेमाल करता है। मतलब इसे ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि इसमें मेल्टडाउन जैसी घटना हो ही नहीं सकती। और ये न्यूक्लियर सेफ्टी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आखिर में अब ये देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भारत की जो खास ज़रूरतें हैं उनके लिए इतनी परफेक्ट क्यों मानी जा रही है। देखिए, कई वजह हैं जो एसएमआर को भारत के लिए एक तरह से कस्टम मेड सोल्यूशन बनाती हैं। पहली बात, इन्हें भूकंप के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात, ये ड्राई कूलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भारत जैसे देश के लिए, जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, बहुत ज़रूरी है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये थोरियम को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोरियम की दुनिया में सबसे बड़े भंडार भारत के पास ही हैं। और ये सब सिर्फ थ्योरी या कागजों पर नहीं है, असल में एक ठोस प्लान भी है। ओडिशा में तालचर थर्मल पावर स्टेशन है, जहां एक पुराने 460 मेगावाट के कोयला प्लांट को हटाकर ठीक उसी जमीन पर 600 मेगावाट का एक नया एसएमआर लगाने का प्रस्ताव है। सोचिए, हम पुराने प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट को हटाकर उसी जगह पर ज्यादा शक्तिशाली और साफ सुथरी एनर्जी का सोर्स लगा सकते हैं, वो भी बिना कोई नई जमीन लिए। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या फैक्ट्री में बने ये छोटे छोटे रिएक्टर वाकई भारत के उस $35 ट्रिलियन वाले आर्थिक सपने को पूरा करने की चाबी हो सकते हैं? क्या यही वो टेक्नोलॉजी है जो विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन साध सकती है? खैर, इसका जवाब तो आने वाले दशक ही देंगे, और वही भारत का भविष्य भी लिखेंगे।